Hello students, how are you? You will be fine at home. आज हम हमारी वीडियो हमारी वीडियो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर है। ये हमारे लेसन की दूसरी वीडियो है और सभी बच्चे खुशी, तनुज, दोनों साहिल और जोगिंदर पाल, अमृतलाल, अक्षय कुमार, गौरव और जितने भी सभी बच्चे हैं वो घर पर ही रहें और घर पर ही पढ़ाई करें। और जो चीज़ आपको समझ में न आए तो अब जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें कोई भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. देखिए, बीज बोने से पहले हमें जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर से होते हैं, हम उनको तोड़ते हैं और हमारे पास इस काम के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। The main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. हम ऐसे काम के लिए हमारे पास प्लाऊ होता है, होए होता है और कल्टीवेटर होता है। तो सबसे पहले देखिए प्लाऊ। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी कि इसको हम बहुत ही पुराने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। टिलिंग होता है मिट्टी को उथल पुथल कर देना, यानी इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, यानी कि इन सभी कामों के लिए हम प्लाऊ का यूज़ करते हैं। इसमें काम कौन से आगे अपने, जैसे कि खरपतवार है, घास है, या इन चीज़ों को हटाते हैं, या हम जो खाद है या उर्वरक है उसको हम फसल को देते हैं, तो तब भी वहाँ पे हम प्लाऊ का यूज़ करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्राउन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, यानी कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लाऊ, जो हल है, इसको हिंदी में हल बोलते हैं, ये हमारा लकड़ी से बना होता है और इसको एक बैलों का जोड़ा, यानी कि दो बैल इसको खींचते हैं, और यहाँ पर बैलों के अलावा घोड़े और कैमल भी हो सकते हैं। It contains a strong triangular iron strip called plowshare, यानी प्लाऊ के एक हिस्से पर आपको एक ट्रायंगुलर की शेप में एक आयरन स्ट्रिप मिलेगी, एक आयरन लोहे की पत्ती सी मिलेगी, जिसको हम प्लाऊशेर बोलते हैं। आपको दिखाता हूँ कि जो प्लाऊशेर है वो जो नीचे है, आप देखिए यहाँ पर जो नीचे है ये हमारी क्या है, प्लाऊशेर है, जो कि ट्रायंगुलर शेप में होती है और ये लोहे की बनी होती है। The main part of the plow is long log of wood which is called plow shaft। देखिए जो प्लाऊ का ये हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हमारा क्या होता है, प्लाऊ शाफ्ट होता है, और ये ही एक मेन इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। तो इसमें आगे लिखा है देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। देखिए यहाँ पर एक बीम लगा होता है, देखिए बीम लगा हुआ है, इसमें तो लगा हुआ है, लेकिन वैसे हम हरियाणवी भाषा में बोलें कि यहाँ पर एक जुआ लगा होता है, जो बैलों की गर्दन होती है उसके ऊपर वो जुआ रखा जाता है, और बैल इसको फिर खींचते हैं और ये ऐसे चलता है और मिट्टी को उखाड़ता हुआ ये बैलों की हेल्प से चलता है। आगे है फिर इसमें, तो यहाँ पर इसे लिखा है वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाऊ, यानी कि यहाँ पर एक बैलों की जोड़ी होती है जो इस प्लाऊ को खींचती हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लाऊ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नावेडेज। आजकल तो चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं, आजकल देखने में काफ़ी कम आती हैं, और आज से कई साल पहले जो प्लाऊ था हमारे पास, जो हल था वो लकड़ी का था,
लेकिन बाद में उसकी जगह पर रिप्लेस हो गया, लोहे का हल किया जाने लगा। होय होय भी हमारे पास हल के जैसा ही होता है। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, यानी कि ये भी घास को हटाने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए, यानी कि मिट्टी में ढीलापन लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। It has a long rod of wood of iron, a strong board and bent plate of iron is fixed to one of its end, यानी बिल्कुल ये हल के जैसा ही होता है, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर जो बेंट प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है आपको दिखाई दे रही है, ये हल के कंपेयर में काफ़ी चौड़ी होती है। और ऊपर देखिए इसके ऊपर एक ग्रिप बना होता है, जहाँ पर जो हल चलाता है वो इसको पकड़ता है, और ये हैंडल है। और आगे चलकर इसमें भी वही इसमें एक रोड लगी होती है लोहे की या वुडन की, जिसकी हेल्प से बैल इसको खींचते हैं। ये हमारा होए है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो ये प्लेट है ये काफ़ी चौड़ी होती है, और हल में जो हमारा पलाऊ होता है उसमें ये थोड़ी सी कम चौड़ी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा चौड़ी होती है। आगे है कल्टीवेटर। इसको तो हम आसपास देखते हैं, अपने खेतों में देखते हैं। आप में से जो खेती करते हैं सब ने कल्टीवेटर को देखा है। जैसे कि ये पलाऊ है, या हमारे पास जो ये पलाऊ है, ये हमारे पास जो ये होए है, आप देखेंगे कि ये एक टाइम पर एक ही लाइनिंग बनाता है, लेकिन जो ये कल्टीवेटर होता है ये एक टाइम पर कई सारी लाइनिंग बनाता है, यानी कि इससे हमारा जो लेबर है और टाइम दोनों बचते हैं। आगे है सोविंग होता है बीजों की बिजाई करना। अब देखिए इसमें क्या होता है। सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए बीजों का बोना, एक बिजाई करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड, यानी कि बिजाई करने से पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी के बीज, साफ और एक हेल्दी सीड्स को हम चूज़ करते हैं। जैसे कि अब हम जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि अब हम जो कॉटन की बिजाई करेंगे, कपास की बिजाई करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छी किस्मों को चूज़ करते हैं ताकि हमें उनसे अच्छी प्रोडक्शन मिले। आगे है फिर फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर क्या करते हैं, ऐसे बीज का चुनाव करते हैं जो उनको अधिक से अधिक पैदावार दे सके। अब आगे देखिए इस बुक्स में क्या लिखा हुआ है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन द वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि जो ये बच्चे हैं, इसकी माता जी ने क्या किया कि एक बाल्टी होती है, बाल्टी हमारे पास घर में भी हो सकती है, उसमें उन्होंने कुछ चने के बीज डाल दिए और उसमें फिर क्या कर दिया, उसमें पानी को ऐड कर दिया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ जो चने के बीज थे वो ऊपर आ गए और कुछ नीचे बैठ गए। तो ये पूछती है, ये जो बच्चे हैं ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आगे देखिए एक्टिविटी 1.1। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। हमारे पास कोई बीकर है, हमने इसको पानी का आधा कर दिया है और उसमें हमने क्या कर दिया, एक मुट्ठी भर गेहूं का बीज डाल दिया है। तो हमने इसको हिला दिया है बीकर के अंदर बीज को। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उसका इंतज़ार करेंगे और देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या हमने देखा कि बीज कुछ पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। और ये पूछता है कि जो बीज ऊपर तैर रहे हैं वो हल्के हैं या भारी हैं, किसके कंपेयर में जो बीज नीचे डूब गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो बीज नीचे डूब गए हैं उसके कंपेयर में जो ऊपर तैरने वाले बीज हल्के हैं या भारी हैं। तो हम बता दें कि जो बीज ऊपर तैर रहे हैं वो काफ़ी हल्के हैं, किसके कंपेयर में, जो बीज हमारे नीचे बैठ गए हैं। वाई वुड दे बी लाइटर। तो ये पूछता है कि वो हल्के क्यों है।
अब आगे देखिए, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, क्योंकि जो बीज हमारे डैमेज हो चुके हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और वो हल्के हो जाते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, तो इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे और हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से हम दूर कर सकते हैं। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट अ टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स, यानी कि बीज बोने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं बीज बोने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स, यानी ऐसे टूल जो पिछले टाइम से चले आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, यानी हमारे पास एक फनल के लाइक जैसा एक बीज बोने की मशीन होती है। द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, these ends pyres into the soil and place seeds there। देखिए हमारे पास जो व्यक्ति है ये जो ये क्या कर रहा है, बीज डाल रहा है। ये होता है हमारे पास फनल, जो ये फनल है ये इसके नीचे पाइप लगा होता है और पाइप आप देख रहे हैं कि नीचे ये हल्के पीछे लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे कि ये इसमें बीज गिराएगा तो बीज ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर मिट्टी डल जाएगी। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें हम एक पेयर जो होता है बैलों का वो यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर हम 2 बैल का यूज़ करते हैं। चलिए आगे है हमारे पास सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। हमने जो पीछे हमारा ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा है उसमें क्या था कि वो एक लंबी प्रोसेस थी और उसमें जैसे कि लाइन वाइज लाइन बीज बोए जाते थे, लेकिन जो सीड ड्रिल होती है इसमें कई सारी लाइनिंग होती हैं और एक ही बार में हम कई सारे लाइन में बीज लगा सकते हैं या बीज बो सकते हैं। देखिए आगे, और ये जो मशीनें हैं जो सीड ड्रिल है ये ट्रैक्टर के हेल्प से हम चलाते हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोविंग। इसमें क्या होता है कि जो बीज हमारे जो पौधे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लगते हैं या जो बीज है वो इक्वल डिस्टेंस पर गिरते हैं और एक ही गहराई में वो नीचे गिरते हैं। और यहाँ पर बीजों के ऊपर मिट्टी गिर जाती है और इनको फिर तो बीज हमारे ये पक्षियों से बच जाते हैं, यानी कि जो पक्षी वो खाते हैं मिट्टी गिरने के बाद वो पक्षी इनको नहीं खा पाते। सोविंग बाय द यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, यानी कि इस तरीके से बीजों को बोना हमारे लिए टाइम और लेबर को बचाता है। लेकिन आगे ये पूछता है कि हम आसपास क्या देखते हैं कि आसपास जो नर्सरी है आपने देखी होगी कि पौधों की नर्सरी होती है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो धान की फसल होती है हम उसको सीधे खेत में नहीं लगाते, हम उसके सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो नर्सरी वाले पौधे होते हैं हम उनको विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन या फिर जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हम उनका यूज़ करके इन फसलों को नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो ये फसल ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और ना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी नर्सरी तैयार करते हैं और बाद में वहाँ से इसको उखाड़ कर हम खेत में लगा देते हैं। आगे है फिर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडलिंग ऑफ प्लांट्स। दिस अलाउ प्लांट्स टू get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। यानी कि पौधों के बीच में डिस्टेंस कम है, मान लें कि पौधों के बीच में डिस्टेंस कम है तो उनको क्या होगा, उनको जो प्रॉपर वे में सनलाइट मिलनी चाहिए वो सनलाइट नहीं मिलेगी। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो खाना नहीं बना पाएंगे
तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है। और आपको पता है जो हमारे पास पौधा होता है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इनकी कुछ जगह होती है। मान लो इसकी जगह यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है। तो ये बस अपने आसपास से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जो इनके बीच में ये स्पेस है, यहाँ पर क्या होता है, जो सनलाइट है वो आसानी से एंटर कर जाती है और जो हवा होती है वो भी इनके बीच में क्रॉस कर जाती है, जिससे जो पौधे का इंक्रीमेंट है यानी जो उनमें ग्रोथ होती है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई पौधा है, वो हमारे पास एक ही जगह पर मान लो कई सारे पौधे उग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये उगे हुए हैं वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद कम पड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने पौधे हमने लगाए हैं इनमें से कोई स्वस्थ या मान सकते हैं कोई हेल्दी प्लांट्स को चूज़ करेंगे और उसको इनमें से रख लेंगे, बाकी को यहाँ से हम उखाड़ देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है ओवर क्राउडिंग को बचने के लिए, ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी का पौधा यहाँ पर रख लें। तो डिस्टेंस रखने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और इससे हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। तो आगे है फिर इसमें एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। आगे है द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, पौधों में ऐसे सब्सटेंस हम क्या करते हैं, मिट्टी में ऐड करते हैं, जिससे क्या होते हैं, अब पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे सब्सटेंस को हम मैनर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो आगे ये बोलता है कि इसने आसपास किसने अपने आसपास दो खेत देखे हैं, एक खेत में फसल है जो कमज़ोर है और दूसरी खेत में फसल अच्छी खड़ी है। तो ये सोचता है कि ऐसा क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि जिस खेत में फसल अच्छी है वहाँ की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पर जो उनकी सप्लाई है वो बनी हुई है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसके वो जो खेत हैं वो इसमें टाइम टू टाइम उसमें वो मैनर या फर्टिलाइज़र डाल रहा है। लेकिन जहाँ पर जिसके खेत कमज़ोर हैं या जिसकी वीक क्रॉप है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसमें अच्छे तरीके से खाद या जो न्यूट्रिएंट्स वाला जो फर्टिलाइज़र है वो उसमें नहीं डाल रहा है। तो आगे फिर सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। यानी मिट्टी क्या करती है, जो पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स के बिना हमारे प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। कई बार किसान क्या करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगा देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी फसल लगा देते हैं। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं धीरे धीरे वो मिट्टी में कम हो जाते हैं। और अगर हम अगर हम अपने खेत को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दें, उस पर हम कोई फसल ना लगाएं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दोबारा से रेप्लेनाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि दोबारा से बन जाएंगे। आगे इसमें कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। यानी बार बार खेती करने से क्या होता है, जो हमारी सोइल्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैनर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं,
खेतों में खाद डालते हैं, मैनर डालते हैं, जिससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है वो कमी पूरी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। इस प्रोसेस को हम मैनरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, यानी कि अगर हम खाद का यूज अच्छे से नहीं करते तो हमारे प्लांट्स वीक हो जाएंगे, जो ग्रोथ है वो काफ़ी उनमें कम हो जाएगी। आगे फिर मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, यानी जो मैनर होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और जो कि हमको जो भी प्लांट की वेस्टेज है या एनिमल की वेस्टेज है उसके गलने सड़ने से हमें मिलता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड होलो एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। उसमें किसान क्या करते हैं, जो भी एनिमल वेस्टेज है, प्लांट वेस्टेज है, उसको वो खाली जगह, खाली गड्ढों में या गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, मतलब कि कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और जो क्या करते हैं, जो भी हमने एनिमल वेस्टेज डाला है या फिर प्लांट वेस्टेज डाला है उसको वो डिकम्पोज करते हैं, मतलब कि उसको गलाते हैं, सड़ाते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर, यानी कि गलने सड़ने के बाद जो हमारा खाद है वो तैयार हो जाता है, या इसको बोल सकते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक मैनर तैयार हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन द क्लास 6। हम क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारी केचुआ खाद होती है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ग्लास हैं जहाँ पर ABC इनका नाम लिखा हुआ है। सी में हमने तीनों में बराबर की मिट्टी डाली हुई है, तो सी में हमें कुछ नहीं डाला, तो सी में देखिए पौधे की जो ग्रोथ है काफ़ी कम है। बी में हमने डाला फर्टिलाइज़र और ए में डाला हमने यहाँ पर मैनर। तो आप देख पा रहे हैं, कि जिसमें फर्टिलाइज़र डाला हुआ है उसकी ग्रोथ ज़्यादा है और जिसमें हम मैनर डाला है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है, और जहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला वहाँ पर ग्रोथ बिल्कुल नाम मात्र की है, ग्रोथ काफ़ी कम है। तो आगे देखिए, अ फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैनर। यानी कि फर्टिलाइज़र हमारे केमिकल होते हैं जिनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी उनमें एक प्रमुख न्यूट्रिएंट होता है। तो हम कैसे माने कि वो मैनर से अलग होते हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मैनर को हम घर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर हमारे केमिकल होते हैं और लेकिन मैनर हमारे केमिकल नहीं होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK। यानी हमारे पास ये एग्जाम्पल किसके हैं, मैनर के हैं। आगे देखिए, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। यानी कि जहाँ पर हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि हमें एक बहुत ही बढ़िया पैदावार मिलती है। इसको हम व्हीट में, पैडी में और मेज में यूज़ करते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। अगर हम इनका यूज बहुत ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारा जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। आगे इसमें फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास प्रदूषण के कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि सोइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। हमारे यहाँ पर ये बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं। आगे इसमें फिर
Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. यानी कि दो फसलों के बीच में या तो हम अपने खेत को खाली छोड़ दें, तो उससे क्या होगा, जो कमी आई है न्यूट्रिएंट्स में वो पूरी हो जाएगी, या फिर फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक को साथ, जो फर्टिलाइज़र हैं और ऑर्गेनिक मैनर है यानी उर्वरक और हमारे पास खाद है, अगर दोनों को एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करें तो उससे भी हमें न्यूट्रिएंट्स को फिलअप करने में फ़ायदा हो सकता है। आगे है द यूज ऑफ मैनर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि हम मैनर को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जो सोइल की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का फिलअप हो जाता है, और इससे क्या होता है, जो पानी की ठहरने की कैपेसिटी होती है, यानी कि जो पानी का ठहराव है वो हमारा मिट्टी में बढ़ जाता है। अगर पानी जो हमारी मिट्टी में ज़्यादा रुकेगा तो उसमें नमी मिलेगी, नमी होगी तो पौधों में पानी की कमी नहीं होगी। ये सब मैनर के कारण होता है। आगे है फिर अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनाइजिंग द सोइल विद द न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। Earlier farmers in the northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। यानी कि फसलों को बार बार चेंज करके बोना, वो क्या होता है, हमारे पास क्रॉप रोटेशन होता है। इससे क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है वो पूरी हो जाती है। और जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में किसान क्या करते हैं, लेग्यूम्स का यूज़ करते हैं। लेग्यूम्स होता है ऐसे हमारे फलीदार पौधे, जैसे कोई भी दाल है, मटर है, तिल है, ऐसा मान सकते हैं। तो इनको वो फोडर क्या होता है, फोडर वो हरा चारा जो हम अपने पशु को खिलाते हैं, यानी कि वो फल वाले जो पौधे होते हैं, फलियां वाले जिनको फलियां लगती हैं, वो पौधे वो हरे चारे के लिए अपने एनिमल्स के लिए यूज़ करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, वो उसी मिट्टी पर वो अगली सीजन में वो गेहूँ लगाते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिकग्नाइजमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, यानी अब आजकल के जो किसान हैं उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आप इस तरह के पौधे लगाइए। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया, यानी रिजोबियम बैक्टीरिया होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि ये जो हमारे पास फली वाले पौधे होते हैं उसमें होता है रिजोबियम, जो क्या होता है, उसके कारण जो नाइट्रोजन की कमी होती है इन्वायरमेंट में, वो उस कमी को ठीक कर देते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो उसको बनाए रखते हैं। तो आज आप घर से ये क्वेश्चन करके आओगे, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर, और उसके बाद आप ये इसके पीछे लेसन के पीछे वो है क्या, फिलअप हैं और मैचिंग आपको वो भी घर से करनी है। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइज़र और मैनर में क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड, यानी इनको आदमी बनाते हैं, और जो मैनर होते हैं वो नेचुरल होते हैं। और जो फर्टिलाइज़र हैं ये फैक्ट्री में बनते हैं, और जो मैनर हैं वो खाली जगह पर कहीं भी बना सकते हैं। अच्छा, आगे है फर्टिलाइज़र मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते, लेकिन मैनर हैं जो मिट्टी को ह्यूमस देते हैं। और फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, लेकिन मैनर इनसे थोड़े से
कम होते हैं न्यूट्रिएंट से, क्योंकि इनमें कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। और उसमें हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे फर्टिलाइज़र है वो जिसका रिजल्ट है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जो मैनर है उसका रिजल्ट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और जो भी बच्चे इस क्लास में हैं, रॉकी, मुस्कान, तनुज, खुशी, साहिल और एक और साहिल, और जोगिंदर पाल, अमृत, और क्या नाम उसका, अमन और अक्षय कुमार, सभी अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और जो भी लेसन हमने रीड किया है उसको एक बड़ा अपने घर टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे। ये बुक हमारी एनसीईआरटी की बुक है। और मुझे लगता है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं हम चैप्टर को कि हमने आज क्या क्या रीड किया है। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर पलाऊ हल के बारे में पढ़ा है, फोए के बारे में रीड किया है, और कल्टीवेटर क्या होता है, और हम बेस्ट सीड को चूज़ कैसे करते हैं, मैनर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है। और हमने इसमें रीड किया कि जो फलीदार पौधे होते हैं जिनको फलियां लगती हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज सब हमने डिस्कस किया और मुझे पूरा विश्वास है कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये बात दोबारा बोल रहा हूँ, तो घर पे रहिए और अपना जो स्कूल का काम है उसको घर पर ही करिए। धन्यवाद।